Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys, as you all know, previous lecture में we had discussed the phases of compilation of hadith. हम इस्लामियात पेपर 2 का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस कर रहे हैं और ये कंपलसरी चैप्टर है। इसमें से एक 14 मार्क क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने हदीस कैसे कंपाइल हुई, कुछ कंपाइलेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होली प्रॉफिट, उसके बाद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपेनियंस, देन टाइम ऑफ ताबाइन एंड लास्टली द टाइम ऑफ तबा ताबाइन, जिसको गोल्डन एरा भी कहा जाता था। तबा ताबाइन के फेज़ को गोल्डन एरा क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने हदीस को रिसर्च के बाद क्रिटिकल रिसर्च लगाकर कंपाइल किया। ठीक है, आज का टॉपिक जो है ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज हमने ये देखना है कि उन्होंने वो क्या रिसर्च मैथडोलॉजीज़ लगाई और क्यों लगाई। तो हमारे क्वेश्चन में जो हमारा आज का टॉपिक है ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस, जिसको जेन्युइननेस ऑफ हदीस भी कहते हैं। अक्सर सीआईएस में जो 10 मार्क की क्वेश्चन आती रही है वो डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ डिड द कंपाइलर्स जज द ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस और हाउ डिड द कंपाइलर्स जज बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल या अनएक्सेप्टेबल हदीस। तो ये स्टेटमेंट जब भी आएँ तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये ऑथेंटिसिटी पर सवाल है। अब फर्स्ट पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन का होता है। तो सबसे पहले हमने ये बताना है कि ये ऑथेंटिसिटी इंश्योर क्यों की गई, आई मीन कंपाइलर्स को इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर क्यों अडॉप्ट करना पड़ा। देखें, आपको ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो तबा ताबाइन थे, जिनमें 6 लोग इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी एक्सेट्रा, ये रियल हीरोज़ थे जिन्होंने 3rd सेंचुरी हिजरा में हदीस को की कंपाइलेशन की और कुछ प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस कराए ताकि ऑथेंटिक हदीस ही प्रिजर्व की जाए। क्यों उन्होंने ये सारा रिसर्च वर्क किया? क्योंकि बहुत से एंटी इस्लामिक एलिमेंट्स हदीस को फैब्रिकेट कर रहे थे, नॉन मुस्लिम्स कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। नॉन मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था हदीस इस्लाम का प्राइमरी सोर्स है। तो ये स्कॉलर्स, जिनकी तादाद 6 है, जिसमें टॉप पर इमाम बुखारी हैं, इन्होंने हदीस की कंपाइलेशन ऑथेंटिसिटी इंश्योर करने के बाद की। और इमाम बुखारी ने तकरीबन 16 ईयर्स लगाए। बेटा, जितनी आपकी एज भी नहीं होगी, इतने साल तो इमाम बुखारी ने लगाए और ऑलमोस्ट 6 लाख अहादीस इन्होंने कलेक्ट की। 16 ईयर्स लगाए, सब पर ऑथेंटिसिटी के रूल्स अप्लाई किए और आफ्टर द हार्ड वर्क ऑफ 16 ईयर्स ही फाइनली केम अप विद ओनली 7397 अहादीस। यानी इमाम बुखारी ने इतनी ज़्यादा अहादीस को वेरीफाई करके अल्टीमेट जो प्योर प्रोडक्ट निकाला इस सारे रिसर्च का, वो ये थी क्वांटिटी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 लाख अहादीस को स्क्रीन आउट करते 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 फाइनली 7000 समथिंग उन्होंने अहादीस फाइनलाइज की और कहा कि ये ऑथेंटिक है। तो आज वी आर गोइंग टू लर्न कि उन्होंने ये काम कैसे किया। देखें, हदीस जो होती है, नॉर्मली अगर आपको कोई कुरान की वर्ड्स याद हो तो कुरान कैसे रिकॉर्ड होता है कि कुरान की एक वर्ड्स लिखी होती है। लेट्स सपोज इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, ये एक वर्ड्स है और इसके आगे लिखा होता है कि ये चैप्टर 96 है और वर्ड्स नंबर 1 to 5 है। ठीक है, नॉर्मली कुरान को ऐसे कुरान का रेफरेंस लिखा होता है, एक आयत और आगे रेफरेंस के कौन सी सूरा और कौन सा नंबर है। लेकिन हदीस के केस में हदीस क्या होती है, ये एक स्पेसिमन हदीस लिखी हुई है। आइए पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है, इट इज़ रिपोर्टेड टू अस बाय उबैदुल्लाह सेइंग ही हर्ड फ्रॉम हंजला हु केम टू नो फ्रॉम इकरमा सेइंग ही हर्ड फ्रॉम इब्ने उमर हु नरेट्स फ्रॉम प्रॉफिट। और क्या नरेट किया प्रॉफिट से? प्रॉफिट ने क्या फरमाया? इस्लाम हैज़ बीन बेस्ड अपॉन 5 पिलर्स। अब हमारे नबी का ये फरमान है कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, ये हदीस है। लेकिन ये जो पीछे नामों की चेन चल रही है, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इब्ने उमर को,
उन्होंने बताया करमा ने बताया हंज़ला को, और हंज़ला ने बताया उबैदुल्लाह को। ये होती है चेन। क्योंकि हदीस कोड करते हुए ये ज़रूरी होता है कि कौन कौन से लोगों ने ये बात ट्रांसमिट की, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या थी। तो हर हदीस को जब भी रिकॉर्ड किया गया तो हदीस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये जो पहला पार्ट होता है जिसमें जो नरेटर्स हैं उनके नाम है प्रॉफिट से लेकर बैक एंड तक, इस फर्स्ट पार्ट को सनद कहते हैं। सनद इंग्लिश में चेन ऑफ नरेटर। और जो सेकंड पार्ट है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस्लाम हैज़ बीन, ये नबी का स्टेटमेंट, इसको मतन कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं टेक्स्ट ऑफ हदीस। तो हर हदीस के 2 पार्ट्स होते हैं, सनद और मतन। तो इमाम बुखारी थे जिन्होंने अहादीस को इन पार्ट्स में डिवाइड किया और ये रूल बनाया कि वो जब भी कोई हदीस रिकॉर्ड करेंगे वो हदीस के दोनों पार्ट्स को सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, टर्न बाय टर्न सनद को वेरीफाई करेंगे, फिर उसी हदीस के मतन को वेरीफाई करेंगे, और जब हदीस के सनद और मतन प्योरली वेरीफाई हो जाएं तो उस हदीस को रिकॉर्ड करेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, और जिसके वेरीफाई नहीं होंगे उसको वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब इमाम बुखारी ने ऑथेंटिसिटी को इंश्योर कैसे किया? बेटा, उन्होंने सबसे पहले सनद को वेरीफाई किया। सनद को वेरीफाई करने के लिए इमाम बुखारी ने कुछ रूल्स बनाए। जैसे कि पहला रूल ये बनाया कि जो ये चेन ऑफ नरेटर होती है, जो हदीस अगली जनरेशन को पहुँचाते हैं, वो जो चेन है उसमें जितने भी नरेटर्स थे उनकी पूरी बायोग्राफ़ी पढ़ी। लास्ट क्लास में भी बताया था कि इस बायोग्राफ़ी को जिस मेथड के ज़रिए चेक किया जाता है उसको अस्मा और रिजाल कहा जाता है। बायोग्राफ़ी चेक करने में क्या क्या चेक किया जी? उनकी एज चेक की, उनकी पेरेंटेज चेक की, पेरेंट्स कौन है, उन कंपेनियंस का ऑक्यूपेशन क्या था, और क्या वो हिपोक्रेट तो नहीं थे, वो किस टाइम पर थे, उनके क्या एट्रीब्यूट्स थे, उनके रिश्तेदार कौन थे। तो इस सारी स्टडी को अस्मा और रिजाल कहते हैं। इसको चेक करने का मकसद ये था, फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी आप कहेंगे, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि यार 1947 में कायद आज़म ने जब जलसा किया था ना, तो यार वो बड़ा बेस्ट जलसा था, मैंने उस स्पीच को सुनकर बड़ा एम्बिशन लिया। तो सबसे पहले आप कहेंगे यार सर की एज क्या है? कायद आज़म का जो स्पीच था वो 1947 में था। सर आज कह रहे हैं सर की तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो इससे टैली नहीं करती, सर तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे। तो मेरी एज ऑटोमेटिकली बता देगी जो बात मैं भेज रहा हूँ या बता रहा हूँ करेक्ट है कि रॉन्ग है, और ऑब्वियसली ये बात रॉन्ग है। तो एज क्यों चेक की जाती थी? इस मैटर से। आई होप आपको समझ आ गई है। तो अस्मा और रिजाल से नरेटर्स की बायोग्राफीज चेक की जाती थी, राइट। उसके बाद एक और तरीका था जिसको कहते हैं जर एंड तादील। इसमें नरेटर की एक्यूरेटनेस और राइटियसनेस चेक किया जाता था। इसका मतलब क्या है? ये देखा जाता था कि हर नरेटर जो प्रॉफिट की हदीस अगली जनरेशन को बता रहा है वो फर्म फेथ, साउंड माइंड, अच्छी मेमोरी और अच्छे करैक्टर का होना चाहिए, फ़िज़िकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली फ़िट होना चाहिए, क्योंकि अनफिट आदमी या मेंटल आदमी तो आगे बात पहुंचा नहीं सकता, या अगर पहुंचाएगा तो गलत पहुंचाएगा। फिर हर कंपेनियन जो है वो कलेक्शन से ट्रांसमिशन तक मौजूद होना चाहिए। यानी अगर ए ने बी को कोई सीक्रेट बात बताई है, तो अब बी ने अगली जनरेशन सी को पहुंचानी है, तो बी ने ली है और बी ने ही दी है, ठीक है, सुनी बी ने और बी ने ही आगे पहुंचाई है, तो ये ऑथेंटिक है। लेकिन अगर ए की सीक्रेट बात बी ने तो सुनी लेकिन आगे बी ने नहीं पहुंचाई, ई ने पहुंचा दी, ई ने सी को बता दिया, तो अब डाउट है, सुनी तो बी ने थी लेकिन बी की बजाय सी को ई ने पहुंचाई। तो ये आसान एग्जांपल समझाने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, जो कंपेनियन बात ले रहा है वही आगे डिलीवर करे।
ये ना हो कि 3-4 और बंदे आ जाएं और फिर वो डिलीवर करें, तो जितने बंदे ऐड होंगे जिन्होंने कलेक्ट नहीं की हदीस, वो डाउट होगा। बस आप इस स्टेटमेंट को याद रखें जो मैंने लिखा हुआ। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी भी बातें फॉरवर्ड हुई हैं वो प्रॉफिट ने कंपेनियंस को दी, कंपेनियंस ने ताबाइन को दी, ताबाइन से तबा ताबाइन, ये 4 ग्रुप्स हैं ना जो हमारे सिलेबस में। अब प्रॉफिट की हर बात कंपेनियन के ज़रिए होनी चाहिए, डायरेक्ट ताबाइन को नहीं पहुंच सकती। तो हर हदीस में जो नबी के बाद पहला बंदा है वो सहाबी होना चाहिए, ये भी उन्होंने रूल बनाया। फिर चेन अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अनइंटरप्टेड का मतलब क्या है कि प्रॉफिट सल्लम की बात पहुंची कंपेनियंस के बाद, कंपेनियंस के बाद पहुंची ताबाइन, और ताबाइन के बाद तबा ताबाइन। अगर किसी हदीस में ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं और अवेलेबल हैं तो ये चेन अनइंटरप्टेड है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात कंपेनियंस को पहुंची और कोई ताबाइन बीच में है ही नहीं और तबा ताबाइन और अगली जनरेशन का नाम है, तो यहाँ कंपेनियन से तबा ताबाइन तक तो पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि कंपेनियंस ने पहुंचाई थी ताबाइन को, ठीक है। तो ये अगर बीच में मिसिंग चीज़ें हैं तो इसको अनइंटरप्टेड चेन नहीं कहा जाएगा। तो अगर मैं रिकॉल कर दूं तो इमाम बुखारी ने सनद को चेक करने के लिए ये कुछ रूल्स बनाए। ये सारे हार्ड कॉपी जो पेपर 2 की आपके पास है उसमें लिखे हुए हैं। फिर एडिशनली इमाम बुखारी ने ये भी बताया कि किसी भी माइनर शख्स से हदीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि माइनर बच्चा होता है और कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा सही बात करे या ना। और ऐसा शख्स जिसने कभी मजाक में झूठ बोल रहा है, कोई लायर है, उससे भी हदीस कभी भी अगली जनरेशन को फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। तो ये रूल्स बनाए और इमाम बुखारी ने इन सारी रूल्स को बनाकर सनद को वेरीफाई किया हर हदीस की। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था बेटा, इसलिए तो 16 साल लग गए उनको। ऐसे नहीं था कि हदीस सुनी, थोड़ी देर लगाई और अपनी किताब में लिखकर फ्यूचर जनरेशन को दे दी। इट वाज अ वेरी टायरिंग वर्क। तभी तो इमाम बुखारी को बहुत क्रेडिट दिया जाता है। और कुरान मजीद के बाद इस्लामिक वर्ल्ड में जो सबसे क्रेडिबल बुक है वो सही बुखारी है, जिस पर कम्युनिटी का इजमा भी है, हदीस की बुक है। तो ये था सनद। जब किसी हदीस की सनद वेरीफाई हो जाती तो फिर इमाम बुखारी उस हदीस का मतन चेक करते कि यार जो बात नबी ने कही है एग्जैक्ट, क्या उसमें तो कोई फ्लॉ नहीं है। उसके लिए उन्होंने क्या रूल्स बनाए। पहला रूल बनाया कि जो भी नबी की स्टेटमेंट होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि नबी की कोई भी स्टेटमेंट कुरान के अगेंस्ट हो या अपनी ही किसी बात के अगेंस्ट हो। अगर कोई शख्स ऐसी बात ले आए जो कुरान के अगेंस्ट है और नबी से एसोसिएट हो रही है तो वो हदीस नहीं हो सकती। इमाम बुखारी ने ये एक रूल बनाया। दूसरा, हमारे नबी की बेटा कोई भी बात हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अगेंस्ट भी नहीं थी। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब ये है कि अगर हम बैटल ऑफ बदर की स्टोरी पढ़ें तो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि मुसलमान इतने थे, ठीक है। अब कोई उठे और कहे कि नहीं मुसलमान 3013 थे, अब ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बदर में मुसलमान कम थे। 310 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 3000 वाला फिगर रॉन्ग है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट के अगेंस्ट कोई बात आएगी तो वो भी इनकरेक्ट होगी, वो हमारे नबी से एसोसिएट नहीं हो सकती। फिर हमारे नबी की कोई भी बात ह्यूमन लॉजिक के अगेंस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। हमारे नबी ने कभी ह्यूमन लॉजिक के अगेंस्ट कोई बात नहीं की। ह्यूमन लॉजिक के अगेंस्ट का मतलब क्या है? कोई उठे और हदीस लेकर आए कि हमारे नबी ने कहा था कि 30 दिन रोज़ा रखना है विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। It doesn't make any sense because we are not able, we can never ever be able to observe fast for 30 days without eating and reading. This is something which is out of logic. तो अगर कोई ऐसी बात लाए जो लॉजिकली प्रूव ना हो तो वो भी गलत है। और हमारे नबी ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो प्रॉफिट की फैमिली पर एक्यूज़ करे। हमारे नबी ने अपनी फैमिली को कभी एक्यूज़ नहीं किया, अपने कंपेनियंस को एक्यूज़ नहीं किया। तो अगर कोई ऐसी हदीस लाए इसका मतलब वो डाउटेड है, गलत है। फिर कुछ हदीस ऐसी होती हैं कि बहुत से माइनर डीड्स पर लार्ज रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं।
एक बार ये पढ़ें और सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़। ऐसी हदीस को भी टेस्ट किया जाता है क्योंकि उसमें से मेजॉरिटी जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ये रूल्स बनाए किसने? तबा ताबईन। और तबा ताबईन में 6 लोग, जिसमें टॉपर थे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। तो इन्होंने रूल्स की मदद से हर हदीस को क्या किया, हर हदीस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले सनद को वेरीफाई किया, फिर उसी हदीस के मतन को वेरीफाई किया, और जो हदीस इन चेक्स पर पूरा उतरती उसको आगे फॉरवर्ड करते फॉर फ्यूचर जनरेशन। और जिस हदीस में डाउट होता, माइनर डाउट वाली को साइड पे कर देते सेकंड कैटेगरी में, ज़्यादा डाउट वाली को थर्ड में, और जो फेक है उसको फेक कैटेगरी में। तो इस तरह इमाम बुखारी ने 16 साल लगाए, मोर देन 6 लाख अहादीस कलेक्ट करके उन सब पर वर्किंग की और हदीस को ऑथेंटिसिटी को इंश्योर किया। और इस सारी वर्किंग का फ़ायदा क्या हुआ, आपने अब एंडिंग पैराग्राफ भी लिखना है। एक तो हदीस फैब्रिकेशन से बच गई, दूसरा स्ट्रॉन्गली प्रिजर्व हो गई, उसकी ऑथेंटिसिटी इंश्योर हो गई, थर्ड इस प्रोसेस से मुसलमान यूनाइटेड हो गए, और फोर्थ जो फ्यूचर जनरेशन है FG, उन तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। तो ये आप एंडिंग पैराग्राफ कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस। तो इंट्रो देना है, ये वाला पैरा, फिर सेकंड पैरा सनद कैसे चेक होता है, थर्ड पैरा मतन कैसे चेक होता है, और फोर्थ पैरा यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन थ्योरेटिकल नोट्स में लिखा है, उसकी एंडिंग करनी है विद बेनिफिट्स। तो इस तरह आप इस ऑथेंटिसिटी वाले टॉपिक को कवर करेंगे। अब ऑथेंटिसिटी जब इंश्योर हो गई इस सारे प्रोसेस के बाद, इमाम बुखारी ने हदीस को क्लासिफाई भी कर दिया। क्लासिफाई का मतलब है हदीस की डिफरेंट टाइप्स बना दी। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब आपके पेपर हो जाते हैं तो एग्ज़ामिनर थॉरली पेपर चेक करता है और फिर रिज़ल्ट कंपाइल करता है और कहता है कि कुछ बच्चे A स्टार हैं, कुछ बच्चे A हैं, कुछ बच्चे B और C हैं, और कुछ बच्चे फेल हैं, U हैं, राइट। तो U वाले को एडमिशन नहीं मिलता, B और C को लोग अप्रिशिएट नहीं करते, A और A स्टार को लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये परफॉर्मेंस की बेसिस पर कैटेगरी बन जाती है। इसी तरह सेम वे में इमाम बुखारी ने जब इतना रिगरस वर्क किया तो अल्टीमेटली उन्होंने हदीस को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया। जो A स्टार हदीस थी उनको सही कहते हैं अरबिक में, सही, इंग्लिश में कहते हैं ऑथेंटिक। जिस हदीस के शुरू में सही लिखा हो, सही बुखारी, सही मुस्लिम, उसका मतलब वो मोस्ट ऑथेंटिक। जो ये थी A स्टार कैटेगरी। कुछ अहादीस थी जिसमें थोड़ा सा फ्लॉ था, माइन्यूट सा, तो उन्होंने उसको A कैटेगरी दे दिया, और A कैटेगरी को आप कह सकते हैं अरबिक में हसन। पहली कैटेगरी को क्या कहते हैं, सही, दूसरी को हसन। फिर कुछ हदीस थी जिनमें ज़्यादा इश्यूज़ थे लेकिन समहाउ वैलिड थी, लेकिन इश्यूज़ थे सनद में या मतन में, तो उसको आपने C ग्रेड दे दिया, लेट सपोज, और उसको कहते हैं ज़ईफ़ या वीक हदीस। और ऐसी बातें भी कुछ थी एंटी इस्लामिक ने जो फेक थी, हमारे नबी से फेकली, फैब्रिकेटली, फॉल्सली ऐड की हुई थी। तो ऐसी हदीस को आपने फैब्रिकेटेड, फेक या मौदू हदीस कह दिया, फेक या अरबिक में मौदू। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस का एक और टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक्स मैं भी आपको डिटेल्स के साथ सेंड कर रहा हूँ। आप ये दोनों टॉपिक्स को कलेक्टिवली देखेंगे और इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताएंगे। ये यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, आपको लिंक दे रहा हूँ। जब आप ये लेक्चर सुन लें तो ज़रूर, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ अंडरस्टैंडिंग है, अगर एक बार सुनने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो तो एक और बार सुनें। समझ आ जाए तो लाइक के बटन को क्लिक कर दें। जहाँ पर लगे कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है और मुझे ये इशू समझना है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल जी, दैट्स ऑल इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये दोनों टॉपिक्स, ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस, को आप
गो थ्रू करें एंड प्लीज़